ओके। सबसे बेसिक स्टेप जो अपना रहता है ना, पहले तो कोई भी ऑर्डर आता है ना, तो सबसे बेसिक पहले तो रहता है कि परचेस ऑर्डर रीड करना। कोई भी कंपनी का परचेस ऑर्डर रहता है, पीओ नंबर, उसका डेट, इसमें दो चीज रहता है, डिलीवरी एड्रेस और कंपनी का एड्रेस रहता है। जैसे कंपनी का एड्रेस है, ये अपने कंपनी का एड्रेस है। कोई कोई पीओ में वो लोग लिखते हैं डिलीवरी एड्रेस कि ये जगह पे मुझे चाहिए डिलीवरी। फिर इसमें आता है, ये पूरा डिस्क्रिप्शन रहता है मटेरियल का भी। जैसे ये था बिरला सेल्यूलोसिक का पाइपिंग का ऑर्डर था, यूसेल का। ओके, तो यूसेल में जनरल क्या लगता है मटेरियल? पाइपिंग लगता है, एल्बो लगता है, फ्लैंजेस लगता है, और पाइपिंग छोटा वाला भी लगता है, उसमें टैपिंग बोलते हैं जिसको। तो जैसे अभी ये फर्स्ट पाइप आइटम है, पाइप कोर फ्री एवन का एमओसी, फिर 50 एम बी का पाइप है, 6 mm थिकनेस है। ओके, क्वांटिटी कितना लिखा है? 0.440 मीटर। ये फर्स्ट हो गया। फिर सेकंड क्या है? 250 MB का पाइप, 6 mm, 7.680। सिमिलरली 300 MB का लिखा हुआ है। फिर क्या है? एल्बो। एल्बो में भी ये ध्यान रखना पड़ता है, शॉर्ट रेडियस एंड लॉन्ग रेडियस दोनों का डायमेंशन अलग रहता है इसके लिए। तो इधर शॉर्ट रेडियस लिखा है, तो एल्बो शॉर्ट रेडियस कोर फ्री एवन 90 डिग्री, 250 MB का एल्बो, 5 mm थिक। ओके, क्वांटिटी कितना है? 3। उसमें लिखते हैं डिस्क्रिप्शन वो उन लोग का। सिमिलरली स्टबरिंग, तो स्टबरिंग का क्वांटिटी कितना है? 4 है, एज पर फ्लैंजेस वो लोग लिखते हैं। सिमिलरली 250 MB का स्टबरिंग, 12 क्वांटिटी का। कभी कभार पीओ में एक्स्ट्रा क्वांटिटी लिखा रहता है, हम फिर ड्राइंग बना दें, हम सजेस्ट करते कि इतना रखो तो बेटर है, ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। फ्लैंजेस या स्टबरिंग हो गया, वो हमारे पे है। फिर अगर कस्टमर बोलता है कि नहीं मुझे इतना ही चाहिए, तो हमको देना पड़ता है एज पर पीओ। फिर सेम स्टबरिंग 300 MB, 8 mm, 4 क्वांटिटी। फिर आता है फ्लैंजेस। फ्लैंजेस SF304, ओके, 50 mm। नहीं लिखा है, किसको ओडी नहीं लिखा है? लेट फ्लैश 2 नॉस 50 mm है, 50 MB का ही है फ्लैंजेस। लिख दिया उसने गलती से। स्केड्यूल भी लिखा रहता है, स्केड्यूल मतलब थिकनेस। 250 mm मतलब 250 MB का फ्लैंज, 11 क्वांटिटी से टोटल। अब इसमें टी भी है, फ्लैंज ब्लाइंड भी है, ठीक है? फ्लैंज ब्लाइंड 304, 300 MB का कोर फ्री एवन का ब्लाइंड। फिर टी, रिड्यूसिंग टी। रिड्यूसिंग मतलब अनइक्वल रहता है, 300/250/6 mm, एक क्वांटिटी। ओके, तो ये परचेस ऑर्डर का बेसिक, हमको पहले क्वांटिटी पढ़ना रहता है, एमओसी वेरीफाई करना रहता है, करेक्ट, और क्या क्या मटेरियल है वो हम सब कुछ पढ़ना पड़ता है हमको। फिर इन लोगों के टर्म्स एंड कंडीशन रहता है, इनको टर्म्स, एक्सवर्क्स अंकलेश्वर। एक्सवर्क्स अंकलेश्वर मतलब हम लोग भेजते हैं यहाँ से कंसाइनमेंट, करेक्ट। कुछ कुछ कस्टमर ऐसे रहते हैं जो वो लोग व्हीकल भेजते हैं पिकअप के लिए। इंश्योरेंस, कंसाइनिंग, फ्रेट का एक्स्ट्रा चार्ज, फ्रेट मतलब जो भी ट्रक लगेगा, व्हीकल लगेगा, उसका एक्स्ट्रा चार्ज करना है, करेक्ट। पेमेंट टर्म्स कैसा रहता है? हर कंपनी का अलग अलग रहता है, 50-50, किसी का 100% ऑन COD बेसिस रहता है, किसी का 20-40-50, सबका अलग अलग रहता है। अब इसका टर्म्स एंड कंडीशन उसमें लिखा हुआ है, पेमेंट टर्म्स अलग से। ये रहा, ये पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें कुछ कुछ चीजें ऐसी रहती है जो हमको ध्यान से पढ़ना पड़ता है। कुछ स्पेसिफिकेशन ऐसे रहते हैं जो हमको ध्यान रखना पड़ता है, डिजाइनिंग करते टाइम भी और डील मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम भी। जिससे एप्लीकेबल प्राइसेस। फिर फ्राइट एंड इंश्योरेंस आ गया। पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग इंक्लूसिव, वेंडर शुड इंश्योर रोड वर्दी पैकिंग टू अवॉइड एनी डैमेज ड्यूरिंग ट्रांसिट। रोड वर्दी मतलब क्या होता है? मेटल बॉक्स, वुडन बॉक्स,
पॉलिथीन रैप, ऐसा वो लोग लिखते हैं सब टर्म्स एंड कंडीशन। पैकिंग स्टैंडर्ड पाइप्स, फिर उन्होंने लिखा भी है बिग पाइप डाया वुडन सैडल एट द बॉटम एंड इन बिटवीन ईच लेयर टू फैसिलिटेट सेफ लैशिंग, करेक्ट। तो ये क्या लिखा है, वुडन सैडल द बॉटम, मतलब वो लकड़ी के ऊपर पाइप रखना है, करेक्ट। तो वो लैशिंग के लिए मतलब वो लैशिंग नहीं होगा, अगर लूज रखेंगे ना ट्रक में या किसी में भी, तो जब ट्रक हिलेगा ना तो वो पाइप्स ऐसे ऐसे एक दूसरे को टैंगल हो गए, वो टूटने का ज्यादा चांसेस है। स्मॉल पाइप टायर लिखा है उन्होंने, बंडल बना के दो या बॉक्स में पैक करके दो, वो सब लिखा हुआ है, करेक्ट। फिटिंग्स को उन्होंने लिखा है प्रॉपर पैकिंग विद पैकिंग लिस्ट एंड बिरला सेल्यूलोसिक मटेरियल कोड। जैसे इसमें कैसा रहता है कि हर जो प्रोडक्ट निकलता है ना सब पे शिपिंग मार्क लगता है। कोई कोई कंपनी का स्टैंडर्ड रहता है शिपिंग मार्क, जनरली हम लोग ही बनाते हैं, पर कोई कंपनी अगर उनका देते हैं हमको तो वही शिपिंग मार्क हमको लगाना उसमें सारे प्रोडक्ट्स में उसके। अभी इसमें पेमेंट टर्म्स है, पेमेंट टर्म्स क्या है, 90% विल बी रिलीज अगेंस्ट पीआई एज एन एडवांस, 10% विद इन 7 days आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ द टोटल मटेरियल एट द साइट, करेक्ट। तो ये बेसिक 90 और 10% का फंड है उनका पेमेंट का, वारंटी पीरियड वगैरह रहता है। फिर इसमें एलडी भी लगता है, डिलीवरी पीरियड भी लिखा है 4 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ परचेस ऑर्डर एंड अप्रूव ड्रॉइंग्स, करेक्ट। अब किसी किसी कंपनी का जल्दी परचेस ऑर्डर नहीं आता, उसका बहुत लेट आता है, तो वो लोग क्या काउंट करते हैं, लेटर ऑफ अमेंडमेंट या लेटर ऑफ इंटेंट पे वो लोग डिलीवरी डेट काउंट करते हैं, करेक्ट। फिर एलडी, एलडी मतलब लेट डिलीवरी का, इसमें नहीं ले, कोई कोई कंपनी एलडी रहता है उनका, परसेंटेज अलग अलग रहता है। टेस्ट सर्टिफिकेट लगता है, जीसी विल प्रोवाइड एनएबीएल टेस्ट सर्टिफिकेट अलोंग विद डिलीवरी ऑफ मटेरियल्स। टेस्ट सर्टिफिकेट में क्या लगता है, इंस्पेक्शन रिपोर्ट की डीपी टेस्ट वगैरह जो भी रहता है। Material to be dispatched along with original invoice, delivery चलन है, टेस्ट सर्टिफिकेट इज एप्लीकेबल, करेक्ट। मैं सब बताऊंगा उसमें कैसे कैसे है वो, ये तो सब बेसिक नॉर्म्स एंड वो है पढ़ने के, पर जो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है वो ये है डिलीवरी पीरियड, एलडी, फिर पैकिंग, पेमेंट टर्म्स, करेक्ट। ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ओके। ये पढ़ने के बाद हम लोग सैप में, सैप इधर एक्सेस है कि नहीं है, ये पढ़ने के बाद हम लोग है ना सैप में प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। प्रोजेक्ट कोड एक रहता है, प्रोजेक्ट कोड हम लोग क्रिएट करते हैं, उसके बेसिस पे बनता है प्रोफोमा इनवॉइस। इसका मैं प्रोफोमा इनवॉइस बताता हूँ, वो एक्चुअली वो समझेगा नहीं अभी, वो सैप कोड क्रिएट करने के लिए इसके, वो मैं बाद में वापस समझाऊंगा। कॉन्ट्रैक्ट, ये हो गया पीआई, ये होता है हमारा प्रोफोमा इनवॉइस। प्रोफोमा इनवॉइस क्या रहता है, दिस इज ओनली फॉर कलेक्टिंग ऑफ पेमेंट अगेंस्ट द मटेरियल वी डिलीवर। इनवॉइस नंबर देता है, ये डायरेक्ट जनरेट होता है सैप में, हमको कुछ नहीं करना पड़ता है। कस्टमर का पीओ नंबर, पीओ डेट, फिर वहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन की ऑलरेडी फीड रहता है, ये मार्केटिंग वाले ऑलरेडी बना के रख देते हैं उसमें। फिर ये हमारा प्रोजेक्ट कोड जो मैंने बोला ना, तो ये हमको बनाना पड़ता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ये बनने के बाद सैप जनरेट होता है, ओके। अभी इसमें देखना, डिटेल ऑफ रिसीवर, डिटेल ऑफ कंसाइन, डिटेल ऑफ रिसीवर दोनों सेम ही है, कंसाइन एंड रिसीवर, किसी किसी में अलग रहता है। अभी जैसे एल है, एल का मैं जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, बिलर वो है, बिलिंग एल का है, बट रिसीवर दूसरा कंपनी है, एंड यूजर कोई अलग है वैसा। फिर इसमें पेमेंट टर्म्स भी लिखना पड़ता है, 90, 10 विद इन 7 days, करेक्ट। फिर मटेरियल डिस्क्रिप्शन रहता है। मटेरियल डिस्क्रिप्शन में दो चीजें, मतलब दो नहीं सब चीजें इंपॉर्टेंट है, पर मेजोरिटी में क्या देखते हैं, पहले तो ये सैप कोड रहता है, ये जो है ना एक कोड रहता है, एफजी कोड बोलते हैं इसको। तो ये एफजी कोड है ना, वो मटेरियल के डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। अभी जैसे पाइपिंग का है, तो पाइपिंग का क्या है, एफ जी टीपी एपीएफ डैश ए वन मतलब कोर फ्री ए1, ए2 मतलब कोर फ्री ए2, वो मटेरियल के हिसाब से चेंज होता रहेगा एफजी कोड।
हम लोग आगे उसमें डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि बिरला सेलुलोसिका है, ट्यूब्स एंड पाइप है और फिटिंग्स भी है करेक्ट। फिर एचएसएन कोड तो बाय डिफॉल्ट आ जाता है क्योंकि वो आइटम मास्टर क्रिएट किया हुआ है। फिर क्वांटिटी में हम लोग है ना वन सेट लिखते हैं, इंडिविजुअल क्वांटिटी नहीं लिखते, क्योंकि पाइपिंग में ऐसा होता है कि जितना पीओ में क्वांटिटी मेंशन रहता है ना, कभी कभार उससे कम डिलीवरी होता है, सेम टू सेम नहीं होता है डिलीवरी। इसके लिए तो हम लोग वन सेट लिखते हैं, फिर डायरेक्टली उसका रेट लिख देते हैं, तो वो वैल्यू आ जाता है बाय डिफॉल्ट अपना करेक्ट। इसमें लिखते हैं रिमार्क्स में हमेशा चेक करने का 90% उसका वैल्यू आ रहा है कि नहीं, बैलेंस अमाउंट विद जीएसटी इतना है कि नहीं, मैन्युअली कैलकुलेट करके, और ये बैंक डिटेल्स वगैरह है जो भी है करेक्ट। इस टाइम में साइन रहता है, ये मार्केट ये सिर्फ अकाउंट्स वाले ही करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर वालों। तो ये पीआई बन जाएगा। ये पीआई पहले हम लोग बनाते थे, चंद्रकांत सर और हम लोग बनाते थे, अभी अकाउंट्स टीम बनाती है। हमारा काम सिर्फ यही है, प्रोजेक्ट कोड क्रिएट करना और इसको रिव्यू करना, टेक्निकली इसको रिव्यू करना रहता है। जब पीओ आ जाता है ना हमारे पास, तो उसको रिव्यू करके हमको फैक्ट्री को भेजना रहता है, ओनली द पीओ करेक्ट, क्योंकि वो लोग जब मैन्युफैक्चर करेंगे तो उसके अगेंस्ट लोग टैली भी करेंगे। ओके, ये आने के बाद थर्ड स्टेप हमारा ये है कि हम लोग इसका एनेक्सर और बीओएम बनाते हैं। बीओएम बोल सकते हैं, मेजर रॉ मटेरियल बोल सकते हैं। ओके, अब मेजर रॉ मटेरियल के लिए हमारे स्टैंडर्ड सारे अलग अलग प्रोडक्ट के, जैसे कि हीट एक्सचेंजर का है, डिस्ट्रीब्यूटर का है, पाइपिंग का है, कूलर का है, ट्रक डिस्ट्रीब्यूटर का है, डेमिस्टर बेड का है करेक्ट। अलग अलग क्यों है, क्योंकि कूलर में शेल लगता है, बैफल लगता है, ट्यूब शीट, ट्यूब्स और वाटर चैनल का शेल लगता है। डिस्ट्रीब्यूटर में क्या लगता है, हेडर पाइप, ब्रांच पाइप, इनलेट पाइप करेक्ट। वो मेजर रॉ मटेरियल है, उसमें मेजर मटेरियल कंजम्पशन होने वाला है। इसके लिए पाइपिंग में क्या है, पाइपिंग एल्बो होता है, पाइप होता है, रिड्यूसर है, स्टबरिंग है करेक्ट, और फ्लैंजेस है। तो अभी जैसे ये ऑर्डर आया फॉर एग्जांपल मुझे 50 MB का पाइप है, 6 mm कितना क्वांटिटी लग रहा है, 0.440। मैं इसको लेके कॉपी कर दूँ सही जगह। हेलो पाइपिंग, कंपनी नेम क्या है, बिरला सेल्यूलोसिक, जॉब नंबर क्या है, AC 232424। इक्विपमेंट क्या है, एलॉय पाइपिंग। अब मेजर रॉ मटेरियल पाइप है, तो समझो पाइप अभी मेरा 50 MB का पाइप है करेक्ट। थिकनेस कितना है, 6 mm है, क्वांटिटी कितना है, 0.440 क्वांटिटी है, और एमओसी क्या है, कोर फ्री करेक्ट। वैसे ही एल्बो, तो अभी समझो मुझे एल्बो लग रहा है, समझो 250 MB के, मुझे 250 MB बाई 5 mm थिक करेक्ट। उसमें लिखने का शॉर्ट रेडियस एल्बो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट रेडियस और लॉन्ग रेडियस में करेक्ट। तो इसमें मीटर नहीं आएगा, इसमें नॉस आएगा। तो कितना क्वांटिटी लग रहा है, समझो मुझे 0.5 नॉस लग रहा है क्वांटिटी। मटेरियल क्या है, कोर फ्री है करेक्ट। सिमिलरली रिड्यूसर, तो अभी रिड्यूसर नहीं लग रहा है मुझे, इसमें टी लग रहा है, तो रिड्यूसर के पहले टी डाल देगा। जितने पाइप लगेंगे उतने सारे पाइप का डिस्क्रिप्शन लिखने का, उतना क्वांटिटी लिखना है, और एमओसी ये बहुत थरो होना चाहिए, क्योंकि इसके बेसिस पे लोग मटेरियल ऑर्डर करते हैं और परचेस ऑर्डर के हिसाब से टैली करके करेक्ट। तो ये हमने बनाया, फैक्ट्री को शेयर कर दिया ओके। ये फैक्ट्री को शेयर कर दिया हमने, ये पाइपिंग हो गया। नेक्स्ट जो आता है वो है एनेक्सर। क्या हो गया, मीटिंग चल रहा है? हाँ, बच्चे लड़का इंतजार कर रहे हैं उसका, 230 को रखना है, 230 को रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा एनेक्सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये इम्पोर्टेंट है। और सर
अब एनेक्सर में क्या रहता है, बिरला सेल्यूलोसिक कंपनी का नाम, ऑर्डर नंबर, एनेक्सर अगेंस्ट पीओ, रिकॉर्डिंग क्या, अरे कोई नहीं है, दो ही है। ये हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया, सीरियल नंबर, ड्राइंग नंबर, आइटम्स, पीओ क्वांटिटी जो पीओ में आते कंपनी है, एज पर ड्राइंग जो हम लोग बनाते हैं, करेक्ट, एज पर एक्चुअल सप्लाई, ओके, डिफरेंस जो आता है पीओ और एज पर एक्चुअल सप्लाई, वो डिफरेंस प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी। प्लस मतलब उसका क्वांटिटी बच रहा है पीओ में, माइनस मतलब उसका क्वांटिटी कम आया है पीओ में पर हमारा ज्यादा लग रहा है, वैसा। यूनिट प्राइस मतलब ये जो दिया रहता है ना, वो यूनिट प्राइस है उसका, ओरिजिनल प्राइस, ओके। उसके बाद आता है बेसिक एज पर वैल्यू। बेसिक मतलब क्या होगा, 0.44 इंटू यूनिट प्राइस, देखना कैलकुलेशन, 36,745 इंटू 0.44, तो उसका यूनिट प्राइस आ जाएगा ये। अभी ये प्राइस को लोग ने 6% डिस्काउंट दिया हुआ है, लिखा हुआ है एज पर पीओ, ये रहा, 6% डिस्काउंट दिया हुआ है, करेक्ट। तो उसके बाजू में उसका डिस्काउंटेड वैल्यू भी आएगा, दिस इंटू 6%, तो ये फाइनल वैल्यू हो जाएगा। इसमें यू नीड टू ऐड पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस, मैं नहीं दिया है, बाकी जनरली कोई कोई पीओ में अलग देते हैं, पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग का 1% अलग से लगाते हैं, तो वो भी ऐड करना पड़ता है, करेक्ट। ये बेसिक प्राइस है विदाउट टैक्स, आफ्टर टैक्स अमाउंट कितना आता है, विद टैक्स टोटल, ये एज पर परचेज ऑर्डर का पूरा वैल्यू है, बराबर। और ये जो है ना, ये एज पर एक्चुअल सप्लाई का वैल्यू है, जैसे ये वैल्यू है, तो ये वैल्यू कितना है, 0.54 इंटू 36,745, तो ये मेरा बेसिक वैल्यू यूनिट प्राइस आ जाएगा। इस पे वापस वही 6% डिस्काउंट एप्लीकेबल होगा, टैक्स और टोटल अमाउंट विद टैक्स। ध्यान से देखना, इसका पीओ का वैल्यू कितना है, 26,16,000, ये टोटल पीओ वैल्यू है विदाउट टैक्स है, दिस इज विदाउट टैक्स, लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग ऑफ जीएसटी, ओके। सेम 26 लाख, विद टैक्स कितना रहा है, 30 लाख। अब हमारा सप्लाई कितना गया है, एक्चुअल सप्लाई 23,88,000 विद टैक्स है, और विदाउट टैक्स इतना है, करेक्ट। तो जब हम डिस्पैच करते हैं ना, तो हमको ये वैल्यू का फाइनल इनवॉइस बनाना पड़ता है, तो वो इसके अगेंस्ट बैलेंस पेमेंट करेंगे, करेक्ट। उसने 90% इसके अगेंस्ट कर दिया 26 लाख के अगेंस्ट, बैलेंस पेमेंट वो 23 लाख के अगेंस्ट करेगा। अभी जैसे 26 लाख 16,000 का 90% एडवांस इतना होता है, 23 लाख 54,440, हमारा वैल्यू कितना है, इतना। हमको डिफरेंस का कुछ 34-35,000 लेने का रहता है, तो वो पीआई ये वैल्यू के हिसाब से मैच होगा, करेक्ट। बहुत सिंपल है, ये सिर्फ हम पाइपिंग में ही बनाते हैं और किसी में भी नहीं बनाते, कूलर वूलर किसी में भी नहीं बनाते, सिर्फ पाइपिंग में बनाते हैं, क्योंकि पाइपिंग में कैसा रहता है, पीओ क्वांटिटी बड़ा रहता है। अभी ये तो बहुत छोटा पाइपिंग था, कोई अभी 100 मीटर का पाइपिंग आ गया, तो 100 मीटर का पाइपिंग में भी ऐसा नहीं कि एक ही साइज का 100 मीटर रहेगा, अलग अलग साइज के 100 मीटर के पाइप रहेंगे, मतलब अलग अलग साइज के पाइप्स रहेंगे, फिर उसके साथ उसके फ्लैंजेस, उसके गैस्केट, स्टबरिंग, एल्बो, रिड्यूसर, तो वो ट्रैक रखने के लिए ये करते हैं कि जब हम कस्टमर को भी भेजते हैं उसको टैली करने के लिए, ये इसके पीओ के अगेंस्ट टैली करेगा, डिलीवरी चालान जो रहता है उसके अगेंस्ट टैली करेगा, पैकिंग लिस्ट के अगेंस्ट टैली करेगा, फिजिकली जो मटेरियल है उसके अगेंस्ट टैली करेगा, फिर उसके बाद वो बैलेंस पेमेंट रिसीव करेगा। तो ये सेम चीज का, यही कंपनी का भी मैं क्वेरी के लिए गया था तेरे ज्वाइन होने से पहले, तो मेरे अनुसार फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में ज्वाइन हुआ था, हाँ मैं 23rd को ही गया था इसके लिए। तो ये क्वेरी खाली छोटा सा क्वेरी था, ये जो है ना, हाँ बिरला सेल्यूलोसिक के प्लांट में गया था, ये जो पाइप दिख रहा है ना 300 MB का, हाँ, इसका एक अमाउंट था इतना 78,000 का, बस इसके लिए मैं क्वेरी के लिए रिजॉल्व करने गया था। उसमें हुआ यूँ था कि अभी वहां पे उसके साइड पे एक्चुअल में जो टी लगा था ना, वो नॉन स्टैंडर्ड टी था, तो उसका साइज था 800, उसका लेंथ था,
है ना। उसका एक्चुअल मेजरमेंट इतना था 800 का लेंथ। हम लोग नॉन स्टैंडर्ड नहीं बनाते, हम स्टैंडर्ड ही बनाते हैं। स्टैंडर्ड का डायमेंशन 508। जो डिफरेंस का जो पाइप था ना 400 mm का, करेक्ट। तो 400 mm का हमने साथ में वो वेल्ड करके पूरा एक ही टी बना के दिया। अब इसमें कैसे रहता है कि स्टोर वाला तो क्या दिखता है कि फिजिकली जितना प्रोडक्ट आया है उसको तो उतना ही दिखेगा और वो उसमें टिक करेगा इसमें। तो उसने क्या किया, उसको लगा कि ये 300 MB का पाइप एक भी नहीं आया है, correct? तो उसके अगेंस्ट वो हमसे क्लेम डाल रहा है कि हमने आपको एक्सेस पे कर दिया है, तो आप हमको डिफरेंस का अमाउंट रीपे कर दीजिए। तो जबकि हमारा वो पाइप तो गया है, क्योंकि अपने सैप में भी पंच हो जाता है, प्रोडक्ट जब आउट होता है तो प्रोडक्ट भी निकल जाता है, वो भी सैप में आता है, करेक्ट। तो वही क्वेरी के लिए मैं गया था उनको समझाने के लिए, सर आप फिजिकली चेक कर लो, स्टैंडर्ड आपका इतना है और हमने सप्लाई किया इतना है, क्योंकि आपका नॉन स्टैंडर्ड है, तो बाकी का जो है पाइप है, तो उसका डिफरेंस का आपको हमको पे करना पड़ेगा, बस। उसको समझाया तो वो अग्री हो गया, फिर वो पे करेंगे वैसा। तो इसके लिए हम लोग ये बनाते हैं। ये जो क्वांटिटी है ना, एज पर एक्चुअल ये फैक्ट्री डालते हैं, ये हम लोग डालते हैं क्योंकि हम ड्राइंग बनाते हैं इसके लिए। ये भी फैक्ट्री डालते हैं वैल्यूज फाइनल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे ट्रैक, अगर ये मेरे पास नहीं रहता तो मैं उसको समझाता कैसे, मेरे को सब वापस पूरा कैलकुलेशन करना पड़ता था इसके लिए। फिर अभी जैसे इंटरनेशनल है, रशिया वगैरह है, तो उसका भी बनाते हैं, पर उसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये जो एनेक्सर है ना उसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसका कैलकुलेशन बहुत अलग रहता है, और उसके जो स्टैंडर्ड्स है वो अपने नॉर्मल स्टैंडर्ड से अलग है, उन लोगों का रशियन स्टैंडर्ड पूरा अलग है। बस रहेगा। अभी उसका कैसे है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, 3 लाइन ही रहेगा, पर 3 लाइन में कैसे है, पाइप, माइटर एल्बो, उसका क्वांटिटी, ये सब रहता है, उसका एमओसी वगैरह सब अलग रहता है, उसका स्टैंडर्ड भी पूरा उसका अलग है, तो हम लोग इसमें प्राइसिंग वगैरह नहीं डालते हैं, करेक्ट। ये विदाउट प्राइसिंग वाला ही रहता है, फैक्ट्री को भी हम लोग विदाउट प्राइसिंग वाला ही देते हैं ये पूरा। सिर्फ रशिया का कॉन्ट्रैक्ट जो रहता है या एक्सपोर्ट वाले जितने भी ऑर्डर होते हैं उसका हम प्राइसिंग वाला नहीं देते हैं, ये हम ऐसे ही देते हैं उनको पूरा, स्कूल वाइज एनेक्सर बनते हैं। तो अभी से ऐसे एक ड्राइंग में समझो 5 स्कूल है, समझो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्कूल है, करेक्ट। तो 9 स्कूल में समझो 630 का पाइप है, कितना लग रहा है उसमें, एल्बो लग रहा है कि नहीं, उसका वेट, ये वगैरह सब कुछ बनता ही है। तो ये जब ड्राइंग फाइनल होता है ना उसके बाद बनता है सब कुछ। ये वाला शीट है, ये हम लोग पहले ही बना देते हैं कंसोलिडेटेड, ओवरऑल पूरा जो उसके पीओ में क्वांटिटी रहता है ना उतना पूरा हम लोग बना देते हैं। तो ऐसे बनता है, मैं तुझे दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, तो तेरे को आएगा, अपने अभी आ जाएगा, बहुत सिंपल है वो, एनएक्सएल करना कोई डिफिकल्ट नहीं है। सरल ही, अभी जैसे एक सिंगल एनेक्सर है, कोई कोई कस्टमर दो दो देते हैं, एक एनेक्सर देते हैं और एक पीओ देते हैं। एनेक्सर में हम लोग के सारे टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं, अभी जैसे मैं बताता हूँ, एक ऑर्डर रिसेंट का एक ऑर्डर था, सी 20.2505। अभी ये एक्सपोर्ट का ऑर्डर था, इसका प्रोडक्ट क्या था, उसको स्टड स्टड और नट्स चाहिए था, नट्स, करेक्ट। तो ये इसका परचेस ऑर्डर है, अभी इसका परचेस ऑर्डर है बराबर। अब परचेस ऑर्डर में ध्यान से पढ़ना पड़ेगा,
इधर लिखा है डिस्क्रिप्शन है इस पर एनेक्सर 1, करेक्ट। तो क्या लिखा है इसमें, M20/200 लॉन्ग का स्टड है, क्वांटिटी कितना 50 स्टड है। तब उसके आगे क्या लिखा है, विथ 4 नट एंड 4 वॉशर, मतलब एक स्टड के साथ 4 नट 4 वॉशर, करेक्ट। तो नट की क्वांटिटी कितनी होगी 200 और वॉशर की कितनी होगी 200। सैंडविक SX मतलब कोरफ्री A1 का ये मटेरियल है। ये हो गया। अब इसमें इसने एक साथ में एनेक्सर भी भेजा हुआ है, एनेक्सर 2। इसमें उसके सारे शिपिंग टर्म्स है, करेक्ट, डॉक्यूमेंटेशन के टर्म्स है, पेमेंट टर्म्स है, सब कुछ है। इसमें क्या लिखा है, इंडिकेट द डेस्टिनेशन एज फ्री जोन SDR जॉर्डन, मतलब हम लोग जो मेटल बॉक्स भेजते हैं उस पर ऐसा लिखने का। फिर ये उसका शिपिंग मार्क है जो बॉक्स में होना चाहिए, करेक्ट। फिर क्या लिखा है, हाँ पैकिंग एंड लेबलिंग, पैकिंग एकदम हर एक मटेरियल इंडिविजुअली पैक होना चाहिए और विद टैगिंग, मतलब हर एक स्टड पे टैग होना चाहिए, हर एक वॉशर पे टैग होना चाहिए, इंडिविजुअली पैक करके, करेक्ट। फिर इसको कैसे भेजना है, वुडन बॉक्स मेटल बॉक्स, अभी जैसे एयर में भेज रहे बाय एयर तो मेटल बॉक्स प्रेफर करते हैं, वुडन बॉक्स नहीं भेजते क्योंकि डैमेज होने का ज्यादा चांस, करेक्ट। फिर उसका एलडी क्लॉज भी है, अभी जैसे इसमें लिखा है लिक्विडेटेड डैमेजेस 1% पर वीक ऑफ डीले, हर वीक के डीले पे 1% उसको एलडी लगेगा, एलडी ऑन द टोटल वैल्यू। फिर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या भेजना है, 1 सेट ऑफ इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ लैंडिंग और एयरवे बिल, ओरिजिनल, हाँ सब भेजने का उसके साथ, एक ओरिजिनल भेजने का भी, एक उसको मेल भी करने का, सब कुछ। अब एयर का ऑर्डर रहता है ना बाय एयर, तो उसमें हमको कस्टमर का, एयर में तो कैसे है कि उसके फैक्ट्री पे तो थोड़ी पहुंचना है डायरेक्ट, हमारा जिम्मेदारी है यहाँ से बाय एयर निकला तो वहाँ जो एयरपोर्ट बोलेगा वो एयरपोर्ट पे छोड़ देना हमारा जिम्मेदारी है, उसके आगे तुम लेके जाना। तो कस्टमर से एयरपोर्ट डिटेल भी लेके कौन से एयरपोर्ट पे आपका मटेरियल पहुंचना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि खाली हमको पेमेंट नहीं लेना है, हम डॉक्यूमेंट जब प्रिपेयर करेंगे तो जो ट्रांसपोर्टर पिकअप के लिए आएगा उसको सब कुछ देना पड़ेगा कि भाई ये टर्मिनल में, मतलब ये कार्गो में तुझे जाना है, ये वेयर हाउस वाले के पास जाना है, ये कस्टम में तेरा क्लियरेंस होगा, उसके बाद वो लोग वो फ्लाइट में भेजेंगे। तो उसमें लिखा होना चाहिए कि कौन से एयरपोर्ट पे आपका जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सब भी पढ़ना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, इजी है, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है इसके लिए। डाउट है तो पूछ लेना, कुछ ऐसे तो है नहीं, सब सिंपल है।